हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेकंड बिहार का इतिहास। आपको मैं बता दूं, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको बिहार राज्य के बारे में प्रमंडल, जिला, क्षेत्र, गीत, प्रतीक और सारी चीज़ें बताई थी। तो पहला क्लास जो था हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको, सामान्य परिचय पे था, जो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्लास जो है हमारी, वो आप बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो भी बच्चे बिहार स्पेशल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा क्लास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास। अगर हम प्राचीन बिहार की बात करें तो पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म में बटा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार का इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो जो पुरातात्विक स्रोत है, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान जिसे सारण कहते हैं, चेचर, वैशाली, पटना, सोनपुर में तमाम प्रस्तुत वस्तुएं और मिद्रभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बाबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियां और आदि पुरातात्विक स्रोत हैं। तो जो पुरातात्विक अगर स्रोत को अगर हम सिंपल और लैंग्वेज में समझे, तो जो भी आपके सोनपुर हो गया, पटना हो गया और मौर्यकालीन अभिलेख हो गए, तो बाबर की गुफाएं हो गई, राजगीर हो गया और खुदाई में जो प्राप्त सिक्के, मूर्तियां हैं, इनसे हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में पता चलता है। आगे बात करें अगर हम साहित्यिक स्रोत, तो रामायण, महाभारत, लिटरेचर, पुराण, ठीक है। बौद्ध रचनाएं में आप याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, ये पूछा गया है। जैन रचनाएं की बात करें तो भगवती सूत, ठीक है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण में भी, जैसे मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, फाहियान, स्तेनीज, हिंगसोंग की यात्रा, जो इन्होंने ट्रैवल बुक्स लिखे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास का हमें जानकारी मिलती है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज बुक किसने लिखी थी, फाहियान के बुक का नाम क्या था, या फिर कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी उसकी बुक का नाम। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य सामग्रक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। तो मुंगेर, नालंदा, ये जो एरिया है जहाँ पे पत्थरी इलाका क्षेत्र है, ये यहाँ पर कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये सारी चीज़ों का उस समय पे देखने को मिला, मतलब प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें, इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक, पशुपालक था। ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में पशुपालक शुरू हो गया था, तो मध्य पाषाण काल। पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 साल से लेकर 10,000 साल ईस्वी पूर्व के हैं। आगे हम बात करते हैं नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करना शुरू कर दिया था, रहने लगे थे। इस काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरान, वही सारण, वैशाली, पटना, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई के गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं।
ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। तो नवपाषाण काल 2500 ईस्वी, मध्य पाषाण काल आपका 40 से 10,000 ईस्वी के पूर्व के बीच में है। अब बात करते हैं त्रांपाषाण काल। फिर वही चीज, आपको एरिया उतना याद नहीं रखना, 1-2 याद रख लीजिएगा। मुनेर हो गया, सोनपुर, ये एरिया, यहाँ पर ये अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार ताम उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। तो आपसे पूछेगा कि ताम उपयोग के प्रमाण कब मिले हैं, तो ताम पाषाण काल में। कहाँ पर? सोनपुर हो गया, मुनेर हो गया, ताराडीह हो गया। आगे हम बात करते हैं वैदिक काल की। ये आपका इंपॉर्टेंट है। आर्यों द्वारा विस्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 विभागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो पहला है आपका पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। अगर हम पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, याद रखिएगा, पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट बिहार के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईस्वी पूर्व में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसके सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं वो आपके 800 ईस्वी पूर्व में एक रचना थी सतपथ ब्राह्मण, उसमें देखने को मिला है। उसमें विदेह के रूप में बिहार की रचना की गई है, जो मिथिला का क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। कीकट एवं वात्य। वारा पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। आगे बात करते हैं महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों को 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। कौन कौन से? वजी, लिच्छवी, मगध, अंग। जो लिच्छवी महाजनपद था उसमें वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता था, मगध पटना गया नालंदा वाला क्षेत्र, अंग भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। लिच्छवी, मगध, अंग। वशिष्ठ संघ महाजनपद, जिसे लिच्छवी महाजनपद कहा जाता है। तो 8 राज्यों का संघ अठुकल था। विज, लिच्छवी, ज्ञातिक, विदेह, उग्र, भोग, कुर तथा इक्ष्वाकुक, इन संघ के 8 जनपद थे और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध जनपद था वो था लिच्छवी जनपद। तो याद रखिएगा, वजी संघ महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन सा था? लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली और वैशाली से वैशाल, विशाल। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कंडूग्राम के ज्ञातिग विज संघ के प्रमुख जनपद थे। तो लिच्छवी के अतिरिक्त अगर पूछे तो मिथिला के विदेह और कंडूग्राम के ज्ञातिग। लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। तो विश्व के प्रथम गणतंत्र लिच्छवी की संज्ञा दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं मगध की। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था। तो सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। क्यों? राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों के वजह से। मगध की प्रारंभिक अगर राजधानी देखें तो वह गिरिवर्ज राजगिरी थी।
या 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने क्वेश्चन देखा था आपका, कि वह कौन सा जगह है या वह कौन सा प्रदेश है बिहार में जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। 5 पहाड़ियों से या फिर पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है, तो नालंदा या राजगिरी ऑप्शन में ये जरूर रहेगा। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था, तो मगध का विस्तार जो मुख्य है वो पटना से गया क्षेत्र तक था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अब बात करते हैं हम अपना आगे नेक्स्ट, अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो याद रखिएगा, अंतिम शासक बृहदत्त, इसको हराया किसने था? मगध शासक को बिंबिसार ने हराया था। ठीक है, अंग महाजनपद को मगध शासक में मिला लिया था बिंबिसार ने। तो आगे बात करते हैं मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी और बृहदत्त के पुत्र जो थे वो जरासंध इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जरासंध को भीम ने द्विध युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था। इसका वर्णन महाभारत में आपको मिलता है। मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज, वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। ये हमने ऊपर अभी देखा था। बृहदत्त वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? रिपुंजय। अब बात करते हैं हम हिरवक वंश की। 544 से 412 ईस्वी पूर्व इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। 544 ईस्वी पूर्व में की थी। बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक मगध का बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इससे विवाह से उसने दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त किया था। विवाह नीति मतलब विवाह करे और वहां से दहेज में क्षेत्र को प्राप्त कर ले। इसकी दूसरी पत्नी चेहला, इससे लिच्छवी के राजा चटेक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी शेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रकोट के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद्रप्रकोट के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार ने चंद्रप्रकोट के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो 492 ईस्वी से 460 ईस्वी। बिंबिसार के बाद हर्वक वंश का शासक बना। इसका जो वास्तविक नाम था वह कुणवक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा पृथ्वीजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण पृथ्वीजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने पृथ्वीजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाद में अजातशत्रु का विवाह पृथ्वीजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने विज संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तपुड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अजातशत्रु ने कहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था? तो राजगिर के
जो सप्तपदी गुफा है उसमें 483 ईस्वी में। सिंघल अनुस्थिति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदाइन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी। गंगा, सोन और गंडक के संगम तट है आपका पाटलिपुत्र। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नगादशक थे। नगादशक इस वंश के अंतिम शासक था। आगे बात करते हैं हम शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को अवध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्सम, कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकावण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पूर्णतः पाटलिपुत्र हो गई थी। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। तो आपसे पूछेगा कि जो द्वितीय बौद्ध संगीत है उसकी आयोजना किसने की थी? कालाशोक ने। और प्रथम, तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। अब बात करते हैं हम नंद वंश की। 344 से 321 ईस्वी पूर्व महापदानंद ने 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापदानंद ने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी महापदानंद ने। पली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है पली ग्रंथों में। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि परशुराम का दूसरा अवतार पुराणों के हिसाब से किसे कहा गया है? तो ये याद रखिएगा, महापद्मनंद को। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक 321 ईस्वी पूर्व तक के काल में मगध सर्वाधिक विस्तार महापदानंद के समय हुआ था। तो जो मगध एम्पायर है उसको बढ़ाने में महापद्मनंद जी थे या महापदानंद कहो, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंदर हासिल कर लिया था। व्याकरण के महान विद्वान पडिनीन महाजनपद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पूछेगा कि यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण घनानंद के समय पे ही किया था। और नंद वंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा, चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनकी बुक बहुत सारी चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ही, जो घनानंद थे, अपनी दरबार में इनका क्या किया था? अपमान किया था, जिसके चलते इनका पूरा वंश ही खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा और हमने अजातशत्रु देखा। फिर हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ा, मगध और उनके राजवंश के बारे में पढ़ा।
अंग महाजनपद देखा, मगध महाजनपद, विज जो लिच्छवी महाजनपद होता है वो देखा, महाजनपद काल पढ़ा हमने, और वैदिक काल के बारे में देखा, वैदिक काल हमने देखा, और नवपाषाण काल, मध्यकाल, पूर्वपाषाण काल और सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बिहार का इतिहास बताया। बिहार के इतिहास के बारे में हमने पूरा तो नहीं पढ़ा है, हमने अभी तक समझिए 1/3 पढ़ा है, बाकी के क्लासेस में हम पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं अपनी नई क्लास में। जय हिंद।